हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करेंगे। कौन सा वाला? आपको याद होगा मैंने PSSB का जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो आपको सॉल्व करवा दी थी, उसके साथ जो फैक्ट बनते थे आपको सिखाए थे। आज हम आगे करेंगे उसी के साथ। जो PSSB का इवनिंग शिफ्ट हुआ था उसी टाइम पे 2021 क्लर्क वाला, उसी को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ भी बनने वाले सारे फैक्ट्स को हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके बारे में बात करता है और क्या क्वेश्चन है? आई थिंक आपको नहीं भी दिख रहा होगा, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको पढ़ के बता दूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, कहता है इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, ध्यान देंगे आप, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में सिचुएटेड है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो ऑप्शन भी हमें क्लियर हो गए, क्वेश्चन भी हमारे पास है। चलिए अब इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं और क्या इसके साथ फैक्ट बन सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आप जहां पर कंफ्यूज होते हैं, पहला क्वेश्चन ये कि जब भी आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल रहा है, वो जब भी आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल रहा है या फिर आपके पास एटॉमिक पावर प्लांट बोल रहा है, आपने कभी परेशान नहीं होना है। ये दोनों टर्म एक साथ ही यूज होती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर बोल लो चाहे एटॉमिक बोल लो, एक ही बात है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है पहले इस बात पे कि एटॉमिक अलग है न्यूक्लियर अलग है, बिल्कुल ऐसे खज्जल नहीं होना है, यही इसका एक ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके साथ इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में टोटल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो आपने याद रखना है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, आपने याद रखना है बच्चे। और जब आप इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं, ये 22 के 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने पावर प्लांट में हैं, तो आपको याद रखना है इन 7 पावर प्लांट। कितने में आते हैं बच्चा? ये आते हैं किसमें? 7 पावर प्लांट्स में सिचुएटेड है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया। थर्ड क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो 7 मेजर कौन से वाले अपने पास पावर प्लांट है, ये कहां पे सिचुएटेड हैं और कहां पर इनके बारे में, मतलब क्या क्या बातें इनके बारे में हो सकती है, उसको देखते हैं। और उसी के साथ हम अपना क्वेश्चन निकालेंगे कि इंडिया का पहला भी पूछा है हमसे, इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, अब फैक्ट सीखते हैं और फैक्ट के साथ साथ क्वेश्चन सीखते हैं। पहला तो मैं आपको 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट बताने जा रही हूं, जिसमें से पहला आप ध्यान रखेंगे, एक आता है बच्चे कौन सा वाला अपने पास? ककरापारा। कौन सा आता है बच्चे? ककरापारा। ककरापारा की जब भी आप बात करते हैं, कौन से राज्य में आता है? ये गुजरात में। तो एक एटॉमिक पावर प्लांट या एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने कौन सा पढ़ा? ककरापारा। और ककरापारा कहां पर है बच्चे? तो आप याद रखेंगे गुजरात में आता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। तो एक क्वेश्चन निकल गया हमारे पास कि अगर 7 न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें से अब बच्चे 6, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेकंड आपको याद रखना है बच्चे, एक और आता है अपने पास कलपक्कम। कौन सा आता है बच्चे अपने पास यहाँ पे? कलपक्कम। ध्यान रखना है आपने। एक कौन सा हुआ? ककरापारा। एक कौन सा हुआ हमारे पास? कलपक्कम। जब आप कलपक्कम की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है बेटा? तो ये आता है तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे आप, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में की गई थी। तो एक और क्वेश्चन बन गया अपने पास, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए। तीसरे की बात करते हैं यहाँ पे, तो तीसरा हमारे पास आता है बेटा कुंदनकुलम। कौन सा आता है यहाँ पे? कुंदनकुलम आता है। अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे, कुंदनकुलम हम किसी और कंट्री की मदद से तो नहीं चला रहे हैं, ठीक है, या कोई और कंट्री इसमें हमारा साथ दे रही हो? आप मुझे बताएंगे कि कुंदनकुलम जो है वो हम किसकी मदद से लॉन्च कर पा रहे हैं या किसकी मदद से चला रहे हैं, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कहता है कुंदनकुलम ये भी कहां पर आता है बेटे? तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 2013 में। तो 3 हो गए अपने पास। अब हम चौथा सीख लेते हैं। एक आता है बच्चे आपके पास कौन सा वाला? नरोरा। एक कौन सा आता है हमारे पास? नरोरा। नरोरा की जब आप बात करते हैं तो ये कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना, नरोरा वाले की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1991 में इसकी स्थापना यहां पर की गई थी। उसके अलावा अगर हम एक और देखें यहां पर, तो एक और कौन सा आता है? कैगा। एक कौन सा आता है बच्चे? कैगा। और कैगा कहां पर है? तो आपको याद रखना है
कैगा आता है कहाँ पर, कर्नाटका में। कैगा कहाँ पर आता है बेटा, कर्नाटका। और इसकी स्थापना कब की गई थी, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 2 3 4 5 हो गए अपने पास। हमें कितने सीखने थे बेटा, 7। उसमें से एक आपको याद रखना है राजस्थान वाला, ठीक है। तो एक राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट आ जाता है, नाम से क्लियर हो रहा है कहाँ पर है ये, राजस्थान में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1973 में की गई थी। कब की गई थी बेटा इसकी स्थापना, तो आप याद रखेंगे कब की गई थी, 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कितने हो गए, 4 5 6। अब हम अपने क्वेश्चन पे भी आते हैं और आंसर सीखते हैं साथ में, ठीक है। अब हमें याद करना पड़ेगा बच्चे कि एक और एटॉमिक पावर प्लांट रह जाता है, वो कहां पर है, तारापुर। तारापुर कहां पर आता है बेटे, महाराष्ट्र में आता है। और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। कब की गई थी, 1969 में। तो इंडिया का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा वाला बनता है बच्चे, तारापुर बनता है। और तारापुर कहां पर आता है, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हमें पेपर में क्या टिक करके आना था, ए टिक करके आना था। क्लियर हो गया सबके पास। अब इसी के साथ एक दो चीजें और सीख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एक और देखिए, जब हम ककरा पारा वाले की बात करते हैं, ध्यान देना बच्चे, मैं ककरा पारा वाले की बात कर रही हूं। और जो पहला आपने लिखा था, ये इंडिया का इंडिजीनियस, ध्यान रखना आपने, इंडिजीनियस पावर प्लांट है। कौन सा वाला है अपने पास, तो ये इंडिजीनियस पावर प्लांट है, ये आपने याद रखना है। और इंडिजीनियस का मतलब हो गया बेटा मेरे देश में बनने वाला, ठीक है। जिसमें सारा खर्चा वर्चा पैसा वैसा कौन लगा रहा है, भारत कर रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये इंडिया का इंडिजीनियस पावर प्लांट है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। सेकेंड आप सीखते हैं यहाँ से एक और वाला, जो बेटा कुंदनकुलम है, जो कहाँ पर था, तमिलनाडु में। ये इंडिया का लेटेस्ट, ध्यान रखना है आपने, एज वेल एज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी आप क्लियर रखेंगे। कहां पर है बेटा ये वाला, कुंदनकुलम। और कुंदनकुलम कहां पर आता है बेटे, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं बोल दूं कि ओल्डेस्ट या फर्स्ट कह दूं मैं, फर्स्ट और ओल्डेस्ट कौन सा है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, तो आप टिक करके आएंगे तारापुर। और ये इसका आंसर हमें देखने को यहां से मिलता है, ठीक है। चलिए अब इसके साथ एक दो चीजें और सीखते हैं बेटा। अभी रिसेंटली किसका पेपर हुआ था, सीडीएस का पेपर हुआ है संडे को, वहां पे क्वेश्चन आया है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन था वो मैं आपको भी सिखा देती हूँ, ताकि आप सीख पाएं और अपने नोट्स में ऐड कर पाएं अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। चलिए, तो ये हमें क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर बोलेगा, एटॉमिक बोलेगा, एक ही बात है। कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 22 हैं। और कितने पावर प्लांट में है, तो याद रखना है 7 पावर प्लांट्स में है। उसके अलावा एक कौन सा आता है, ककरापारा, एक कौन है, कलपक्कम, कुंदनकुलम, नरोरा, कैगा राजस्थान वाला, और एक कौन सा आ गया, तारापुर। तो ये कितने अपने पास हो गए, 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए अपने पास 7 पावर प्लांट हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इसके साथ अगले बनने वाले बेसिक क्वेश्चन, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं इसके साथ और क्या क्या क्वेश्चन मेरे पेपर में बन सकता है और क्या क्या चीजें इसके साथ आ सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको पहले तो ये बताती हूँ, अब आप अपनी नोटबुक अगर लेकर बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप साथ साथ ऐड करते हैं तो आप इसके साथ एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं बेटा, कि गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, किसको लेकर, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, ये हमें समझना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट कह लो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंडिया का एनर्जी गोल क्या है, एनर्जी गोल क्या है हमारे पास, इसके बारे में यहां पर बात की जा सकती है। तो पहला आपको समझना पड़ेगा बच्चे, पहला हमारी कोशिश है कि नेट जीरो एमिशन, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, हम बोल रहे हैं नेट जीरो एमिशन, मतलब जो भी ये जो एमिशन है, जो धुआं धुआं सब कुछ है, इसे क्या करना है, हमें यहाँ पे खत्म करना है। और कब तक खत्म करना है, 2070 तक। और अगर आपने सीडीएस का पेपर देखा होगा जो अभी संडे को हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। नेट जीरो एमिशन हमें कब तक करना है बेटा, तो हमें 2070 तक करना है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगला, हमें रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है बेटा जिससे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर आप मुझे बताएंगे रिन्यूएबल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है बेटा, उसको क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें, हमारा टारगेट है कि हम जो 50% इलेक्ट्रिसिटी है, जो मतलब कि 50% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, उसे कहाँ से कंप्लीट किया जा सके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से कंप्लीट किया जा सके। और कब तक की बात कर रहे हैं हम, ये भी
तो हम बात कर रहे हैं 2030 तक की, ठीक है। कब तक हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है? 2030 तक हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है। इसके अलावा हम ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको करंट अफेयर पे कई बार बताया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी बढ़ रहे हैं और वो भी हमारा टारगेट है कब तक? 2030 तक। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन गए हमारे पेपर के कि इंडिया का एनर्जी गोल क्या क्या है। तो हमें नेट जीरो एमिशन करना है 2070 तक, हमें 50% बिजली जनरेट करनी है। किससे बेटा? तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। रिन्यूएबल के अंदर विंड, सोलर सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन पे बढ़ना है हमें कब तक? 2030 तक, ठीक है। तो ये हो गए हमारी इंडिया के गोल्स आ गए आपके पास, या इंडिया के एनर्जी को लेकर गोल्स आ गए, ये आप साथ में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम एक और चीज देखते हैं, एक और क्वेश्चन क्या बनाते हैं हम यहां से, वो देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो, एक बॉडी है बेटा जिसका नाम आता है आपके पास बार्क। क्या नाम आता है एक बॉडी का? बार्क। वही बार्क बॉडी किसे संभालती है? इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को संभालती है। जब हम बार्क की बात करते हैं तो बार्क किसके नाम पर है? तो आपको पहले तो फुल फॉर्म सीखना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा भाभा एटॉमिक, ध्यान रखेंगे आप, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या नाम आता है इसका? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये क्लियर हो गया आपके पास। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए कि कौन सी बॉडी इसे संभालती है, आपको याद रखना है। और दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? ट्रॉम्बे। कहां पर आता है बच्चे? ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे मतलब महाराष्ट्र, बॉम्बे आ जाएगा, ठीक है। ये आप यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपके पास। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि इंडिया के क्या गोल है, वो भी हम टिक कर सकते हैं। बार्क क्या है? बार्क वही ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी है जो किसे संभालती है? इंडिया के एटॉमिक एज वेल एज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी संभालती है। क्लियर हो गया सबके पास। अब एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं किसके साथ का, इसी के साथ के बनने वाला। वो ये है बेटा कि भाभा कौन है। तो देखते हैं यहां से क्वेश्चन। इनका पूरा नाम आता है बच्चे होमी जहांगीर। ध्यान रखना है आपने, इनका पूरा नाम आता है होमी जहांगीर भाभा के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। और इन्हें ही हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, या फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि इंडिया में न्यूक्लियर रिसर्च का काम किसने किया था? तो होमी जहांगीर भाभा ने। और इन्हीं के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे क्या नाम है उसका बेटा? बार्क। आपको क्लियर रखना है और ध्यान देंगे किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये बार्क। तो आई थिंक आपको कलर दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंदर आता है। ध्यान रखना है आपने, किसके अंदर आता है बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये आपको यहां पर क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सबके पास यहां तक? तो ये था हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि अगर आप इससे कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। आई होप आपको ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, कहता है आफ्टर डिफीट इन वॉर हुमायूं रन अवे फ्रॉम इंडिया, हु डिफीटेड हिम। अब ये क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री का आया है सीधा सीधा। जो पहला क्वेश्चन था वो स्टैटिक का है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कैसा है आपके पास? स्टैटिक का क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया है वो कहां से आता है? वो मेडिवल हिस्ट्री से आता है। और इसके बारे में भी बात करते हैं और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहली बात करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं हुमायूं की, हुमायूं मतलब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं मुगलों की। तो जब भी आप मुगल एम्पायर की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपने गड़बड़ नहीं करनी है यहां से। जब भी हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं, मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो आप याद रखेंगे 1526 से लेकर 1857 तक किसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है? मुगलों का टाइम पीरियड देखने को मिलता है। मैं आपको क्लासेस में भी करा चुकी हूं कि हम इसको 2 सेक्शन में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम अर्ली मुगल्स, जिन्हें हम ग्रेट मुगल भी कहते हैं, और एक हम पढ़ते हैं कौन सा वाला यहाँ पे? लेटर मुगल, जिन्हें हम वीक मुगल्स भी कहते हैं। क्लियर है सबके पास? अब देखिए यहाँ पे तो कौन सा आ गया? मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का क्या टाइम पीरियड रहा है बच्चे? 1526 से 1857। अब मुगलों की शुरुआत किस बैटल ने करी थी? तो आपको याद रखना है फर्स्ट बैटल ऑफ, फर्स्ट में ब्रैकेट में लिख दे रही हूं, है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ने किसकी शुरुआत कर दी थी? तो आपको ध्यान रखना है मुगलों की शुरुआत कर दी थी। और मुगलों में कौन आया था राजा यहाँ पर? तो आप याद रखेंगे कौन आ चुका था? बाबर
कहाँ से कौन आया था बेटा यहाँ पर? बाबर। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस बैटल ने मुगलों की नींव भारत में रखी थी, तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या बनता था यहाँ पर कि मुगलों की नींव भारत में किस बैटल ने रखी थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और कब होती है बेटा ये बैटल? तो आपको याद रखना है 1526। बाबर किससे लड़ता है यहाँ पर? तो बाबर लड़ता है किससे? इब्राहिम लोधी से। किससे लड़ता है बच्चे यहाँ पर? इब्राहिम लोधी से। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और इसी वॉर के बाद ये बाबर क्या बोलता है अपने आप को यहाँ पर? तो बाबर अपने आप को कहता है एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। क्या टाइटल देता है बच्चे अपने आप को? तो वो टाइटल देता है एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। जब आप बाबर की बात करते हैं तो बाबर का भारत में कितने सालों का करियर है? 1526 से लेकर 1530 तक का इसका करियर हमें देखने को मिलता है। तो बाबर खत्म होता है, बाबर नेचुरली मर जाता है 1530 में। तो बाबर को सक्सीड कौन करता है? उसका बेटा, और बेटे का नाम क्या आता है बच्चे? हुमायूं। क्या नाम आता है इसका? हुमायूं। हुमायूं का मतलब होता है वैसे बड़ा लकी कह सकते हैं, बड़ा लकी फॉर्चुनेट कह सकते हैं, पर बड़ा ही निकम्मा और बहुत ही मतलब बुरा टाइम निकला इस बेचारे का, ठीक है। मतलब ये अनलकी रहा पूरी पिक्चर में, ठीक है। हुमायूं की जब हम बात करते हैं तो हुमायूं के हम टाइम पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बेटा। एक टाइम पीरियड आपको याद रखना है, क्योंकि पापा के मरने के बाद, पापा कौन थे इसके? बाबर। तो पापा के मरने के बाद गद्दी पर कब बैठता है ये? 1530 से 40, एक टेन्योर हो गया। और इसके बाद इसी बीच में से कोई भगा देगा यहाँ से, तो 1530 से 40 एक हमें क्लियर हो गया, और एक 1555 से 56 में ये वापस आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके 2 टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप 2 टाइम पीरियड के बीच में बात कर रहे हो तो बीच में गैप आ रहा है। कितने सालों का गैप आ रहा है यहाँ पर बेटा? कितने सालों का गैप है? 15 साल। और इस 15 साल इंडिया में किसका रूल चलेगा? तो आपको याद रखना है शेर शाह सूरी का। वैसे इतना साल ये भी तो नहीं रहेगा, पर मतलब बोलने का मतलब है शेर शाह सूरी का रूल होगा। और आप ऐसा भी कह सकते हैं सूरी डायनेस्टी यहाँ पर क्या करेगी? रूल करेगी। क्लियर हो गया सबके पास? कौन सी डायनेस्टी रूल करेगी यहाँ पे? सूरी डायनेस्टी यहाँ पर रूल करेगी, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन था कि आफ्टर डिफीट इन अ वॉर हुमायूं रन अवे फ्रॉम इंडिया, हु डिफीटेड हिम। अब मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला कि 1530 से 40 तक तो ये अपने पापा के मरने के बाद गद्दी पर बैठेगा और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को झेलेगा। उसके बाद 15 सालों का गैप आ रहा है इसके टेन्योर पे। उस 15 सालों में कौन सी डायनेस्टी इंडिया में रूल कर रही है? सूरी। और सूरी का राजा कौन है यहाँ पे? शेर शाह सूरी। तो मेरे पास क्या आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है बी, और इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास? शेर शाह सूरी। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट और बैटल सिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए बड़े आगे इसके बाद देखते हैं और क्या क्या बैटल्स आ सकती हैं इसके साथ, वो बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आप हुमायूं की बात कर रहे हैं, ठीक है। हुमायूं का अगर आप बात करें तो हुमायूं को गद्दी से भगाने वाला या 15 सालों के लिए इसे गायब करने वाला कौन था? तो आप याद रखेंगे शेर शाह सूरी था। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में और देखते हैं और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए जब ये 1530 से लेकर 40 तक गद्दी पर बैठेगा, इस बीच में 2 बड़ी बैटल्स होंगी जो हमें पढ़नी पड़ती हैं। एक बैटल का नाम आता है बच्चे, उसका नाम है बैटल ऑफ चौसा। क्या नाम आता है इसका? बैटल ऑफ चौसा। ध्यान रखना है आपने। और बैटल ऑफ चौसा कब हमें देखने को मिलती है? 1539 में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें जो शेर शाह सूरी है, ध्यान रखेंगे आप, शेर शाह सूरी जिसका असली नाम पेपर में पूछा जा चुका है, क्या टिक करना है आपने? फरीद खान। क्या टिक करेंगे आप? फरीद। इस शेर शाह सूरी ने किसे हरा दिया था? तो आप याद रखेंगे इसने हुमायूं को हरा दिया था। किस बैटल में हराया था बेटा यहाँ पर? तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ चौसा कब हुई है? 1539 में, ठीक है। अगला उसके बाद फिर एक बैटल लड़ता है ये, फिर आगे को बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए फिर शेर शाह सूरी दिल्ली तक पहुंचता है तो आता है बैटल ऑफ कन्नौज होती है। ध्यान रखना है आपने। और बैटल ऑफ कन्नौज का ही दूसरा नाम याद रखेंगे पेपर के लिए, इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और ये कब होगी अपने पास? 1540 में। और इस बार शेर शाह सूरी इस हुमायूं को इंडिया के बाहर भगा कर ही आएगा, ठीक है। याद रखना बाहर भगा कर ही आया था इसको कि फिर आके चैन से बैठेगा। और फिर कहाँ पे रूल करेगा? दिल्ली में कौन बैठेगा? फिर शेर शाह सूरी बैठेगा। आई थिंक क्लियर हो गया आपके पास ये वाला। तो कौन सी बैटल के बाद? पहला ये याद रखना है किस बैटल में हराया था, तो बैटल ऑफ चौसा। और किस बैटल के बाद ये भाग गया था? तो आप याद रखेंगे बैटल ऑफ कन्नौज के बाद हमें कौन देखने को नहीं मिलता है बेटा? बैटल ऑफ कन्नौज के बाद हमें कौन देखने को नहीं मिलता है? हुमायूं यहाँ देखने को
नहीं मिलता है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। क्लियर है सबके पास यहाँ तक का? चलिए अब थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि हुमायूं ने क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं और उनसे हमारे पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हुमायूं की। जब हम बात करते हैं बच्चा, तो हुमायूं ने क्या क्या चीज़ें बनाई है याद रखना है आपने। इसने एक नई सिटी बनाई थी दिल्ली के अंदर, जिसका नाम क्या था? दीन पनाह। क्या नाम था बेटा इसका? दीन पनाह, आपने याद रखना है। तो पहली सिटी कौन सी बनवाई है दिल्ली के अंदर? तो आप याद रखेंगे दीन पनाह सॉरी। उसके अलावा इसने जमाली मस्जिद, ध्यान रखना है आपने, इसे जामली भी बोलते होंगे शायद, या जमाली, जो भी आपका दिल करे, जामली मस्जिद या फिर जमाली मस्जिद याद रखेंगे। उसके अलावा एक मस्जिद बनाई थी किसकी? ईसा खान की, और ये भी कहां पर है बेटा? तो आपको याद रखना है ये तीनों चीजें कहां पर देखने को मिल रही हैं? दिल्ली में। कहां पर देखने को मिल रही हैं हमें? दिल्ली में। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, इसकी खुद की टॉम्ब की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम हुमायूं की टॉम्ब की बात करें, अच्छा हुमायूं का कितने से कितने टाइम तक भाग गया? 15 सालों के लिए गायब। जब वापस आता है, वापस आने के बाद लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर ये मर जाता है। तो 1556 में किसकी डेथ हो जाती है हमारे पास? हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हुमायूं की जो टॉम्ब है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं की टॉम्ब को, ठीक है, कब बनवाया गया था? 1570 में, आपने याद रखना है। और ये ऐसी टॉम्ब है बेटा, ये ऐसी टॉम्ब है जिसमें, मतलब आप ऐसा कह सकते हो, ऐसी टॉम्ब है जिसको आप गार्डन टॉम्ब भी कह सकते हैं। गार्डन टॉम्ब मतलब इसका मकबरा है और उस मकबरे के आसपास पूरे का पूरा गार्डन बना हुआ है। वो किसके साथ देखने को मिलता है हमें? हुमायूं की टॉम्ब के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इस हुमायूं की टॉम्ब को यूनेस्को साइट भी घोषित किया गया था। कब? 1993 में। ये हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा और इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, हुमायूं की जब आप बात करते हैं तो हुमायूं की बायोग्राफी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है हुमायूं नामा आ जाता है उसका नाम। और किसने लिखी है ये? तो इसकी सिस्टर होंगी इनकी सिस्टर होंगी जिसका नाम होगा गुलबदन बेगम। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, इसने ये वाली किताब बोलने का मतलब इसकी बायोग्राफी लिखी है। क्लियर है बेटा सबके पास? तो ये हो गया आपके पास किससे बनने वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हुमायूं के साथ बनने वाले क्वेश्चन आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा कह लो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है बेटा कि हुमायूं लेड द फाउंडेशन ऑफ, ध्यान रखना, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पेंटिंग्स। तो पेंटिंग किस मुगल के टाइम पर शुरू हुई है? तो आप याद रखेंगे पेंटिंग किसके टाइम पर शुरू हुई है बेटा? हुमायूं के टाइम पीरियड पे। बड़ा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेंटिंग फेमस किसके टाइम पर होनी है? जहांगीर के टाइम पर होनी है। ठीक है, ये बात याद रखना। पर शुरुआत किसने कर दी थी यहाँ पर? तो शुरुआत करने वाला कौन था? तो आप याद रखेंगे हुमायूं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ क्या बनता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि इंडिया का नेशनल ट्री क्या है? ठीक है, इंडिया का नेशनल ट्री क्या है? तो आपको याद रखना है क्या ऑप्शन है यहाँ पे? बैनियन, उसके बाद पीपल, नीम और अशोका ट्री। अगर आप तुक्का भी मारेंगे, यार बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि क्या आंसर रहेगा इसका बेटा? बैनियन ट्री। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एम्बलम भी कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो कि इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। ठीक है, वो सिंबल्स हमें पता होने चाहिए कि कौन सा कब अडॉप्ट किया गया और कौन सा वाला कब कब क्या क्या चीजें की गई हैं, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बेटा इसके बारे में और डिटेल में इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इसके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बैनियन ट्री से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बैनियन ट्री से बनने वाला। बैनियन ट्री का साइंटिफिक नेम क्या आ जाएगा? तो ध्यान रखेंगे आप, इसका साइंटिफिक नेम आ जाएगा आपके पास फिकस, ध्यान रखना है आपने, फिकस बेंगालिसिस। ठीक है, अब ये किस तरीके से बोला जाएगा ये आप देख लेंगे। बेंगालिसिस इसे कहा जाता है, तो आपने याद रखना है फिकस बेंगालिसिस किसका नाम है? तो बैनियन ट्री का अदर नेम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को कल्पा वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कल्पा वृक्ष भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, मतलब ऐसा पेड़ जो लोगों की विश फुलफिल करता है, इसे कहा जाता है कल्पा ट्री भी कह सकता है और कल्पा वृक्ष भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कल्पा है ना। उसके बाद आता है अब एक और सिंबल क्या आ जाता है अपने पास यहाँ पे। चलो नेशनल फ्लैग के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जब आप नेशनल फ्लैग के बारे में बात करते हैं, हमें पता है 3 कलर है, 3 वैसे तो 4 है ना, एक तो नेवी ब्लू भी आ जाता है, पर चलो 3 मेजर है अपने पास, एक छोटा सा नेवी ब्लू कलर भी है। तो आप जब नेशनल फ्लैग की
की बात करते हैं तो 22 जुलाई को, ठीक है, हमने क्या अडॉप्ट कर लिया था 1947 को अपने भारत का झंडा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। पहली बार अगर हाँ मतलब आप ये याद रखना है आपको। और आज़ादी से पहले हम क्या चुन चुके थे, अपने भारत का झंडा हम यहाँ पर चुन चुके थे। किसने डिजाइन करा था इसको, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, तो आप याद करेंगे पिंगाली वेंकैया ने क्या बनाया था बच्चे, तो आपको याद रखना है कौन सा वाला झंडा बनवाया था, अपना नेशनल फ्लैग उन्होंने डिजाइन करा था, ठीक है। 2 हो गए। चलो तीसरा सीखते हैं अब यहाँ से। तीसरा क्या बन सकता है मेरे पेपर के लिए, तीसरा देख लेते हैं, नेशनल एंथम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जब आप और मैं नेशनल एंथम की बात करते हैं तो नेशनल एंथम कौन सा आ जाता है, जनगण मन, ठीक है, ध्यान रखना आपने। और जनगण मन ओरिजिनली किस भाषा में लिखा गया था, तो आपको ध्यान रखना है ओरिजिनली इट वाज रिटन इन बंगाली, ये आपको क्लियर रखना है। और इसको फिर इसे कब अडॉप्ट किया गया है, तो आप याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। और कौन सा वर्जन अडॉप्ट किया गया है बेटा, हिंदी वर्जन अडॉप्ट किया गया है, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। अब एक क्वेश्चन इसके साथ और सिखा देती हूं कि इंडिया में पहली बार, ऐसा कह लो फर्स्ट टाइम, नेशनल एंथम कब और कहां गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था। और कौन सा सेशन चल रहा था कांग्रेस का, तो आप याद रखेंगे कैलकाटा का। और यहां पहली बार क्या गाया गया था बच्चे, हमारा नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था। और गाया भी गया होगा तो किस भाषा में गाया गया होगा, याद करो, क्योंकि 1950 में तो हम हिंदी वर्जन अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले कौन सा वाला वर्जन रहा होगा इसका, बंगाली वर्जन यहां पर रहा होगा। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन सीखते हैं, चौथा वाला अपने पास, नेशनल कैलेंडर, ठीक है, ध्यान देंगे आप यहां पे, नेशनल कैलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप नेशनल कैलेंडर की बात करते हैं तो इससे हमारे कैलेंडर का नाम क्या है, साका एरा, ध्यान रखना है आपने। और इसका पहला महीना कौन सा है, तो इसका पहला महीना है चैत्र। और आखिरी महीना कौन सा है, तो आपको याद रखना है फाल्गुन, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। इसे कब अडॉप्ट किया गया था, तो 22 मार्च 1957 को हमने क्या अडॉप्ट करा था, हमारा साका कैलेंडर को अडॉप्ट करा था। मतलब भारत सरकार ने इसे कब अडॉप्ट करा है, तो 22 क्या लिखेंगे आप, 22 मार्च 1957 को इसको हमने अडॉप्ट कर लिया था। और पहला महीना कौन सा आता है बच्चे, चैत्र आता है। और आखिरी कौन सा आता है आपके पास, तो आप याद रखेंगे फाल्गुन आता है, ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक दो चीज़ें और देख लेते हैं बेटा, ठीक है। एक चीज़ और क्या आ जाती है कि नेशनल सॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, नेशनल सॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेशनल सॉन्ग की जब भी आप बात करते हैं क्या नाम आता है बेटा, वंदे मातरम। और किस भाषा में गाया जाता है, ध्यान रखना, संस्कृत में है। क्लास में बच्चे बहुत गलत बोलते हैं इसको, तो याद रखेंगे आप। और जब आप वंदे मातरम की बात करते हैं, ये किसने लिखा है, तो आपका आंसर होगा बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इसे लिखा था। और आप इसे चट्टोपाध्याय भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने क्या लिखा था हमारा, तो आपको याद रखना है नेशनल सॉन्ग। और इसे कब अडॉप्ट किया गया है, तो आप याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को इसे भी हमने क्या करा था, अडॉप्ट करा था। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर रखना है। अब आप मुझे बताएंगे कि हमने पहली बार अपने नेशनल सॉन्ग को कब और कहाँ गाया गया था, ये आप मुझे बताएंगे। और एक साथ साथ आप मुझे बताएंगे कि इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है, ठीक है, हमारा नेशनल एम्बलम क्या है। और उस एम्बलम में एक लाइन लिखी हुई है, सत्यमेव जयते, वो हमने कहां से ली है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे वाले पे। अगला क्वेश्चन है बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज अ पार्ट ऑफ प्लान हॉलीडे। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा बच्चे, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला आपका पेपर था, उसी के साथ ये क्वेश्चन जुड़ता है। देखते हैं कैसे। मैंने आपको कराया था कि इंडिया में पंचवर्षीय योजना आई थी, जिसे 5 ईयर प्लान्स और 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी बॉडी इसे देखती थी, तो आपको याद रखना है कौन सी बॉडी इसे देख रही थी, तो आप याद रखेंगे प्लानिंग कमीशन, ध्यान देना है आपने। और प्लानिंग कमीशन को ही रिप्लेस करके एक नई बॉडी इंडिया में आई थी, जिसका नाम क्या था, नीति आयोग। क्या नाम था बेटा इसका, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। इसके अंदर कितने 5 ईयर प्लान थे, तो टोटल कितने 5 ईयर प्लान हुए, तो आपको याद रखना है 12 5 ईयर प्लान हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि कौन सा वाला आ गया, नीति आयोग आ गया, तो जिसकी वजह से क्या खत्म हो गया आपके पास, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, यहाँ पर खत्म कर दिया गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबके पास। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में
और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो कब से कब तक का था, तो आपको याद रखना है 1951 से 56 तक का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें किस किस चीज़ के बारे में बात की गई थी, तो आपको याद रखना है इसी के अंदर हमने एग्रीकल्चर, ध्यान देंगे आप, एग्रीकल्चर प्लस इरिगेशन, इन सब पे जोर दिया था पहली पंचवर्षीय योजना पे, ध्यान देना है आपने। उसके बाद आई थी कौन सी वाली योजना अपने पास यहाँ पे, सेकेंड 5 ईयर प्लान। जब आप सेकेंड वाले की बात करते हैं तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसी के आगे 5 साल जोड़ दो तो कितने बन गए अपने पास, 1956 से लेकर हमें याद रखना है 61 तक आता है कौन सा वाला अपने पास, सेकेंड 5 ईयर प्लान। और इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, इसके ऊपर जोर दे रहे थे। और उसके बाद आता है आपके पास एक और प्लान जिसका नाम आता है बच्चे थर्ड 5 ईयर प्लान। अगेन 5 साल कम आगे जोड़ेंगे आप। ठीक है, तो एक कब से कब तक चला, 1956 से लेकर 61 तक। और उसके बाद आता है कौन सा वाला, 61 से लेकर 71 तक। ठीक है, 66 तक, सॉरी, तो 61 से लेकर 66 तक। ठीक है, अब जब ये सब चल ही रहे थे बेटा प्लान, और कहीं ना कहीं ये अपने टारगेट कभी अचीव कर लिया करते थे और कभी कभार अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाते थे। तो जब तीसरा 5 ईयर प्लान चल रहा था बेटा, तो इंडिया में क्या हुआ था आपको ध्यान रखना है, इंडो साइनो वॉर, साइनो वॉर भी कह देते हैं, और इसे आप क्या नाम देंगे, चाइना वॉर भी नाम इसे दिया जाता है। तो इंडो चाइना वॉर, उसके अलावा इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से प्लान हॉलीडे आ गया था। जब हमने किस पे जोर नहीं दिया था, प्लानिंग पे जोर नहीं दिया था, मतलब हमने ये सारा काम यहाँ पर क्या कर दिया था, रोक दिया था। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है बच्चे, प्लान हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे की जब आप बात करते हैं तो ये कब से कब तक चलता है, 1967 से लेकर, आपको याद रखना है 1966 होगा आई थिंक, है ना, हाँ 1966 से लेकर कब तक चलेगा बेटा, ये 67, क्या मेरे ऑप्शन में 1966 67 है, बिल्कुल नहीं है। अगला आपको याद रखना है 1967 से लेकर कब तक चला, 68 तक, और अगला वाला चला 1968 से लेकर 1969 तक। अब जरा जोर दीजिए, ऑप्शन कहां मैच कर रहा है, तो ऑप्शन मैच कर रहा है किसके साथ, सी के साथ। ये आपको यहां पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, 5 ईयर प्लान्स के बारे में। साथ में आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम इन 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहे हैं तो इन 5 ईयर प्लान्स के बीच में भी बहुत सारे रुकावटें आई थी, और एक रुकावट का कारण क्या था, इंडो साइनो या फिर इंडो चाइना वॉर प्लस इंडो पाकिस्तान वॉर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हमारे प्लान, बेटा बाय डिफॉल्ट ना जब वॉर चलेगी तो प्लान पे थोड़ी जोर दिया जाएगा, वहां लड़ाई अलग चल रही है, तो जिसकी वजह से इसे रोक दिया गया था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आता है, झूमर डांस इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऑप्शन क्या है, मालवा, राजस्थान, संदारबार और माझा। ठीक है, सीधी बात है बेटा, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो दीपिका पादुकोण को आपने नाचते हुए देखा होगा, घूमर घूमर घूमर, तो आप घूमर झूमर जो भी है आप उसे याद कर सकते हैं यहां से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब हम बात करते हैं किसकी, घूमर भी बोल सकते हैं आप इसे झूमर भी लिख सकते हैं। तो ये डांस कहाँ का है बेटा, क्या टिक करना है हमें इसका आंसर हमें टिक करना था राजस्थान। घूमर या झूमर कहां का डांस है बेटा, तो आपको याद रखना है कहां का डांस है ये, तो आपको याद करना था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में और भी फोक डांसेस हैं, जैसे कि कलबेलिया, एक कौन सा आता है कलबेलिया, एक कौन सा आता है चक्री, एक कौन सा आता है चक्री, ध्यान रखना है आपने, एक आता है कच्ची घोड़ी, एक कौन सा आता है कच्ची घोड़ी। ये सब डांस आते हैं किसके साथ, तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे फोक डांसेस हैं, कहाँ के, राजस्थान के। और भी होंगे बेटा बहुत सारे, पर हमें याद रखना है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान से एक क्वेश्चन और बना लेते हैं कि इंडिया की पहली पंचायत, ध्यान देंगे आप, इंडिया की पहली पंचायत कहां पर बनी थी, तो आपको याद करना है नागौर डिस्ट्रिक्ट। और नागौर डिस्ट्रिक्ट कहां पर आता है बेटे, तो क्या टिक करेंगे आप, राजस्थान। और इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू इसका उद्घाटन करने वाले थे। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। अगर आपसे मैं पूछूं, आप मुझे बताएंगे पंचायत डे कब मनाते हैं। ठीक है, तो आप चलो मैं आपको बता देती हूँ, पंचायत डे हम हर साल
24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा हम और क्या क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं राजस्थान से, तो राजस्थान की एक पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों का नाम है अरावली। क्या नाम है बेटा इनका, अरावली, और इसे अरावली श्रेणी भी कह देते हैं या फिर अरावली रेंज भी कह देते हैं, ये आपको क्लियर रखना है। जब हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। तो अरावली की ऊंची चोटी का नाम क्या है बेटा, तो आप क्या टिक करेंगे, गुरु शिखर। और इसी गुरु शिखर में एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन का नाम है माउंट आबू। क्या नाम है इसका, माउंट आबू। और इसी माउंट आबू में एक जैन टेम्पल है, ध्यान रखना कौन सा टेम्पल है यहाँ पे, जैन टेम्पल, जिसका नाम है दिलवारा। क्या नाम है इसका, दिलवारा, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन क्या, बस इतना आप याद रख लेंगे, फिर इसके साथ साथ और जो फैक्ट बनेंगे वो हम अगले किसी और में देख लेंगे। ठीक है, चलिए एक और हो गया क्वेश्चन अपने पास, अगला देखते हैं। अगला आता है बच्चे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल मिला था। मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर पे भी बताया था, जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि आज का भारत रत्न उस समय का नाइटहुड कह सकते हो। ठीक है, जो अंग्रेजों के लिए अच्छा और एक्सेप्शनल काम करते होंगे उन्हें क्या टाइटल मिल जाता होगा, नाइटहुड का टाइटल मिल जाता होगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल कब मिला था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है यहां से पहला कि नाइटहुड का टाइटल इन्हें कब मिला है, क्या टिक करना है हमने, 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा टाइटल दिया गया था, नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, याद रखना है। और किस राजा ने दिया था, तो राजा का नाम था किंग जॉर्ज, ध्यान रखना है आपने, जॉर्ज 5। क्या नाम था इसका, अब इसे जॉर्ज बोल लो, जॉर्ज बोल लो, जो तुम्हारा दिल करे। वाइस रॉय कौन था, तो आपने याद रखना है हार्डिंग। और कौन सा वाला हार्डिंग था यहाँ पर, तो हार्डिंग 2 था, ये आपको क्लियर रखना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इन्होंने अपना टाइटल कब वापस दे दिया था, तो वापस दे दिया था 1919 में। कौन से वाले कांड में, जलियांवाला बाग मैसेकर में इन्होंने अपने टाइटल को वापस भी कर दिया था। एक और क्वेश्चन हो गया, अगला देख लेते हैं। इन्हीं को 1913 में क्या मिल चुका है बेटा, नोबेल प्राइज। तो ये पहले नॉन यूरोपियन बन चुके थे जिन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज। और किसके लिए मिला था, तो आपको याद रखना है गीतांजलि के लिए। किसे मिला था, तो इनके ये लिटरेचर की फील्ड में बहुत अच्छा काम रहा है इनका, तो क्या था उनका नाम, गीतांजलि, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, अच्छा, हम रविंद्रनाथ टैगोर को और किस किस नाम से जानते हैं, तो हम इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, उसके अलावा कवि गुरु के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ विश्व कवि, क्या बोलते हैं इनको हम, विश्व कवि के नाम से भी जानते हैं। ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा, किसके साथ, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। ठीक है, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की एक सेटलमेंट है, अगर आपको पता हो, जिसका नाम है शांति निकेतन। आप मुझे बताएंगे क्या शांति निकेतन जो है वो यूनेस्को साइट है, और यूनेस्को साइट है तो क्या वो 2023 में यूनेस्को साइट बनी है? आप मुझे ये क्वेश्चन बताएंगे इसके साथ का, क्योंकि आपने करंट अफेयर भी ऐसे ही तैयार करना है, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आता है उसके साथ मिलता जुलता करंट अफेयर हमें तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ से क्या कवर कर सकते थे बेटा, वो ये कर सकते हैं कि 1915 में ही, ध्यान रखना 1915 में ही गांधी को भी एक टाइटल मिला था। तो गांधी जी को कौन सा टाइटल मिला था, केसरे हिंद, ध्यान रखना है कौन सा टाइटल मिला था, केसरे हिंद। और ये टाइटल जो है ये भी किसने दिया था, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग। याद करो कौन था हार्डिंग, अभी आपको बताया था हार्डिंग कौन था, हार्डिंग था उस समय का वाइस रॉय या गवर्नर जनरल, जो तुम्हें सुटेबल लगे वो आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, गांधी ने भी अपना टाइटल केसरे हिंद कब छोड़ा था, तो जलियांवाला बाग मैसेकर में, जो कि कब हुआ है 1919 में, इसमें अपना टाइटल छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में बात करता है, अगला आता है क्वेश्चन आपके पास, हु स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन, क्या नाम था इसका, दीने इलाही, ये किसने शुरू करा था। ठीक है, देखो बेटा ये अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक है अगर समझा जाए तो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे के पूरे बनते हैं हमसे, हमारे पास इसके बाद, और पूरा का पूरा इसके बारे में हमें समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके साथ क्या क्वेश्चन बनता है।
दीने इलाही को ही ताहुद ए इलाही भी कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि इसी को और किस नाम से जानते हैं दीने इलाही को, तो इसे ही ताउद ए इलाही भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब दीने इलाही क्या है, तो दीने इलाही एक रिलीजन है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अकबर अपने आखिरी के समय पे क्या कर रहा था, ये कुछ इंपॉर्टेंट आखिरी बोलने का मतलब है जब वो पूरे इंडिया को कंसोलिडेट कर लेता है, लगभग उसके बाद की हम बातें कर रहे हैं, तो वहां पर एक नया धर्म लेकर आता है जिसका नाम क्या था बेटा, दीने इलाही, आपको याद रखना है, जिसे रिलीजन भी कह सकते हैं आप। और इस दीने इलाही को कब फाउंड किया गया था, तो आप याद रखेंगे 1582 में इसे फाउंड किया गया था। और किसके द्वारा, मैं रिपीट कर रही हूं बार बार, अकबर। तो इसका आंसर क्या आ जाता है आपके पास, अकबर आ जाता है। ठीक है, चलिए अकबर की थोड़ी रिलीजियस पॉलिसी से बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर का टाइम पीरियड रहा है 1556 से लेकर 1605 तक का। ठीक है, क्योंकि 1556 में याद करिए हुमायूं के बारे में क्वेश्चन पढ़ा था ना, हुमायूं सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं, हम रिलीजियस ही देख रहे हैं, मैं आपको बाकी नहीं करा रही इसकी बैटल्स, बस हम रिलीजियस देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं बेटा कि जब आप रिलीजियस की बात करते हैं तो इसी बंदे ने एक क्या बनवाया था, इसने इबादत खाना बनवाया था, याद रखना, इबादत खाना, जिसे हॉल ऑफ प्रेयर भी आप कह सकते हैं। और ध्यान रखेंगे ये कब बना था, 1575 में इसे बनाया गया था। और कहां पर, तो आप याद रखेंगे फतेहपुर सिकरी में। कहां पर बनाया था बेटा, फतेहपुर सिकरी। और जो फतेहपुर सिकरी है वो किसकी जगह, मतलब किसकी सेटलमेंट बनी थी, बाद में अकबर की बनी थी, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा इसने एक टैक्स भी खत्म करा था अपने राजपूतों को खुश करने के लिए, जिसका नाम था पिलग्रिमेज टैक्स। क्या नाम था, पिलग्रिमेज टैक्स। और ये कब खत्म करा है, 1563 में, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। उसके अलावा इसने जजिया को भी खत्म करा है। और अगर आपको याद हो तो जजिया टैक्स किसको देना होता था, नॉन मुस्लिम्स को। और कब खत्म करा था इसने, 1564 में। ये भी हमें क्लियर रखना है, किसके बारे में, अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर ने अपनी खुद की टॉम बनवाई थी, टॉम मतलब मकबरा बनवाया था। और वो कहां पर आता है बच्चे, सिकंदरा। और सिकंदरा कहां पर आ जाएगा, तो आप याद रखेंगे आगरा में आता है। कौन सा वाला एरिया, सिकंदरा, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, और हम बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में, बस हम रिलीजन वाली ही बात कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन जोड़ पाएं और समझ पाएं। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है अपने पास। अगला आता है इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर कहाँ ओपन किया गया था। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनता है इसके साथ, ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, इंडिया का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की हम बात करते हैं तो ये कौन सा वाला है, तो आप याद रखेंगे IIT रुड़की। कौन सा आता है बच्चा, IIT रुड़की आता है। और IIT रुड़की की स्थापना की गई थी 1847 में। और कहाँ पे, उत्तराखंड पे। ठीक है, आज कहाँ पर आता है, प्रेजेंट डे ये उत्तराखंड पे। इस IIT रुड़की का पुराना नाम क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका पुराना नाम था थॉमसन कॉलेज। क्या नाम था बेटा, थॉमसन कॉलेज, जिसका बाद में नाम बदलकर क्या रखा गया था, IIT रुड़की। नाम है IIT, तो किसके बारे में बात की गई होगी बच्चा, वहां पर जितने भी सिविल इंजीनियर्स होंगे, जो भी मतलब IT के फील्ड के लोग होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाती होगी। तो और इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ये सीधा क्वेश्चन बनता है आपके पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन विच हिंदू किंग एंड मुगल अंडर फलाना फलाना फलाना। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब भी आप, मैंने अभी आपको कौन सी वाली पढ़ाई फर्स्ट पढ़ा दी मैंने आपको, जब भी आप सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं बच्चा, तो आपको याद करना पड़ेगा कि अकबर अपने पिता की मृत्यु के टाइम पर 12 या 13 या 14 साल का लड़का था, जिसका एक गार्जियन भी था, जिसे आप गार्डियन भी कह देते हैं, उसका एक गार्डियन और एक उसका रीजेंट भी था। उस रीजेंट का नाम क्या था बेटा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसका नाम था बैरम खान। क्या नाम था उसका, बैरम खान। और बैरम खान के अंडर ही हुई थी कौन सी वाली बैटल, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। कब होती है, 1556 में, ध्यान रखना है, जिसमें अकबर नहीं जाएगा। ध्यान रखना, अकबर तो छोटा बच्चा है, अकबर के बिहाफ पे कौन जाएंगे, बैरम खान। पर यहां पे हमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्योंकि अकबर के बिहाफ पे कोई जा रहा है, तो इसका आंसर क्या बनता है, हेमू। किसके साथ युद्ध हुआ था, ये हेमू। अब हेमू कौन है, ध्यान रखो, याद करो, सूरी डायनेस्टी बताई थी अभी आपको, और सूरी डायनेस्टी का
कमांडर कह सकते हो, राजा नहीं कहेंगे आप, इसे कमांडर कहेंगे। और इस कमांडर का नाम क्या था बेटा? हेमू। और हेमू और अकबर के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या आता है? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर नहीं गया है, कौन गया था लड़ने के लिए? बैरम खान। पर क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पर? क्वेश्चन बनता है अकबर के साथ, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? अकबर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब अकबर का रिलीजियस पॉलिसी मैंने आपको बता दी और अकबर से बनने वाले कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है चांद बीबी वॉज द रूलर ऑफ। अब ये क्वेश्चन समझने वाला है कि चांद बीबी कौन थी और किसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम चांद बीबी की बात करते हैं, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देती हूँ बेटा। देखो, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास इंडिया था, तो जिस समय ऊपर दिल्ली में चल रही थी दिल्ली सल्तनत, ध्यान देना, जब इंडिया में ऊपर कौन सा वाला साम्राज्य चल रहा था? नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत। इसी समय यहाँ साउथ में, साउथ तो नहीं बोलेंगे पूरा, पर डेक्कन बोलोगे आप, डेक्कन में एक और किंगडम चल रहा था जिसका नाम क्या था बेटा? बहमनी। क्या नाम था इसका? बहमनी। ये मैं आपको क्लासेस में भी कई बार बता चुकी हूँ कि बहमनी किंगडम था ये बेटा। बहमनी किंगडम आने वाले समय पे लगभग 1526 के पास ये 5 हिस्सों में टूट गया था। कितने हिस्सों में टूट गया था? 5। 5 में से एक का नाम था बेरार। क्या नाम था? बेरार। एक का नाम क्या था बेटा? बीजापुर, ध्यान रखना है। एक का नाम था बिदार, एक का नाम था अहमदनगर और एक का नाम क्या था बच्चे? गोलकोंडा। क्या नाम था एक का? गोलकोंडा। तो आपने ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा आपको? जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत चल रही थी और दिल्ली सल्तनत जब कमज़ोर हो रही है, उसी समय डेक्कन में एक साम्राज्य चल रहा है, उस डेक्कन वाले का नाम क्या है? बहमनी। बहमनी आने वाले समय पे लगभग 1526 के पास कितने हिस्सों में टूट जाएगा? 5 हिस्सों में। वो 5 कौन कौन से होंगे? बेरार, बिदार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा। अब क्वेश्चन देखिए क्या था यहाँ से, कहता है चांद बीबी कहाँ की रूलर थी? तो आपको समझना पड़ेगा बेटा, ये वही चांद बीबी है जो अकबर के साथ लड़ेंगी, आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ की रूलर थी? तो ये रूलर थी कहाँ की? अहमदनगर की। ठीक है, और अकबर के साथ भी इनका युद्ध हुआ है, वो बात अलग है बेटा, ये हार जाएंगी बाद में। ठीक है, पर आपको याद रखना है इन्होंने अहमदनगर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन आपके पास। अब आते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आता है आपके पास ये वाला, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने एएसआई के पेपर या एसआई के पेपर में भी देखा है, आप ही के पंजाब के। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी पार्टी है? अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी पार्टी है बेटा? सुभाष चंद्र बोस की। किसकी पार्टी आती है? सुभाष चंद्र बोस की। देख लेते हैं इनके साथ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी को। कब हुआ था इनका जन्म? 23 जनवरी। और 23 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं इस दिन हम? तो आपको याद रखना है, पराक्रम दिवस हम मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम है CR दास। ठीक है, और अगर आपको पता हो, मैंने आपको हिस्ट्री में कराया हुआ है, CR दास वही हैं जिन्होंने इंडिया में स्वराज पार्टी का क्या किया था? गठन किया था। कौन सी पार्टी बनाई थी? स्वराज पार्टी बनाई थी, आपको याद रखना है। इन्हीं के सुभाष चंद्र बोस के ही स्पिरिचुअल गुरु का नाम क्या जाता है? तो आपको याद रखना है उनका नाम आएगा स्वामी विवेकानंद। क्या नाम आता है बेटा इनका? नाम स्वामी विवेकानंद। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें इनका सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाइड था, ध्यान रखना कौन सा? तो इनका सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाइड था, आपको क्लियर रखना है बेटा। और 1919 में इनका एग्जाम क्लियर हो चुका था, पर क्योंकि गांधी की एंट्री हो चुकी थी इंडिया में और इंडिया में एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो इन्होंने गांधी के साथ जुड़कर किसे छोड़ दिया था? तो अपनी सिविल सर्विसेज जो ये काम था इनका, उसको यहां पर क्या कर दिया था? इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है। इन्होंने गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? याद करो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और पेपर उठाइए बच्चा, आपके ही पंजाब का सीनियर असिस्टेंट का, वहाँ पे भी क्वेश्चन है। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, वहाँ पर भी गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, इन्होंने 2 सेशन हेड करे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक सेशन हेड करा है बच्चे हरिपुरा वाला, और हरिपुरा वाला कब हुआ था? 1938 में। और कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। तो प्रेसिडेंट कौन थे उसके? तो आपको याद रखना है INC का हरिपुरा सेशन हेड करा है। और INC का
त्रिपुरी सेशन, ध्यान रखना मैं त्रिपुरा नहीं बोल रही हूँ, त्रिपुरी सेशन कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश 1939 में, जिसके वजह से गांधी और सुभाष चंद्र बोस के जो डिफरेंस थे वो बहुत ही ज़्यादा पनप रहे थे, बहुत ही ज़्यादा पीक पे चल रहे थे, और जिसकी वजह से इसी सेशन के दौरान वो रिज़ाइन दे देते हैं और अपने लिए एक नई पार्टी बनाते हैं, जिस पार्टी का नाम क्या आता है बच्चा? तो आपने याद रखना है, पार्टी का नाम आता है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। आपको पता है आज़ाद हिंद फौज को बनाने का काम किसने कराया यहाँ पर? तो वो भी सुभाष चंद्र बोस के नाम ही आएगा। उसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका स्लोगन है ये? तब भी किसका आएगा? सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद किसका स्लोगन है? तो आप याद रखेंगे किसका आता है? ये भी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ पे आई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।